वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज हम लोग देख रहे थे और आज की जो क्लास है वो आधुनिक भारत में जितने भी प्रमुख केस या अभियोग चलाए गए किसी भी व्यक्ति पर, किसी क्रांतिकारी पर, वो दिए गए हैं और उसके तहत उनको कितने वर्ष का कारावास हुआ या सजा में किसको कौन कौन सी सजा दी गई ये तो देखेंगे ही। साथ में ये भी याद कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया तो किस वायसराय के द्वारा और किस ईयर में किया गया, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आता है। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो है, एक बार में ही आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, तो ध्यान से देखिए। इसके अलावा अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तो आरओ के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं और फिर यूपी पीसीएस के लिए भी स्टार्ट होगा। और जो भी बच्चे यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अब एक दिन का समय है आपके पास, तो अभी आपने जो पढ़ा है बस उसको रिवाइज कर लीजिए, हिंदी को अच्छे से देख लीजिएगा और आज जो ये टॉपिक है इसको कंप्लीट करके कल के बाद आपका परसों एग्ज़ाम है। जैसा भी एग्ज़ाम होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग या केस की। तो सबसे पहला है बहादुर शाह जफर। इनको अभियुक्त बनाया गया था 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक लाल किला दिल्ली में। इन पर आरोप लगा था कि राजद्रोह का, षड्यंत्र का, विद्रोह और 1857 के विद्रोह में हत्या का। तो ये सारे आरोप लगाए गए थे। आपको याद होगा बहादुर शाह जफर जो था वो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो सभी लोगों ने इसको अपना राजा चुन लिया था। अब इनको नेतृत्व करने के लिए चुना गया तो क्या होता है कि इसी पर इन पर आरोप लगता है और निर्णय क्या हुआ, इनको अपराधी ठहराया गया था और रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगले व्यक्ति हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन पर 4 से 5 मई 1883 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया गया था। बंगाली में उद्धत अपने लेख में इन्होंने लिखा था और न्यायालय की अवमानना की है ऐसा इन पर आरोप लगा था और निर्णय में इनको 2 वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी पर। फिर अगले हैं बाल गंगाधर तिलक, इनको कौन नहीं जानता, और इन पर 3 बार आरोप लगाए गए और 3 बार इनको सजा दी गई थी, जैसे कि 1897 में, 1908 में और 1916 में। ये अपने पत्र में आपत्तिजनक लेख लिखने के उसमें इनको पकड़ा गया था। तो अपने पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के कारण इन पर आरोप लगाया गया था और इनको 18 माह का कारावास हुआ था 1897 में। फिर राजद्रोह पूर्ण लेखों के कारण 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और मांडले जेल निर्वासित किया गया था 1908 में। फिर जेल की सजा न देकर साधारण दंड दिया गया था इन्हें 1916 में। तो 3 बार इन पर आरोप लगा करके इन पर सजा का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है अलीपुर मुंबई अभियोग केस में अरविंद घोष और इनके साथ 37 और लोग थे। कब की बात है? अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1908 से 1909 के बीच। तो मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या का प्रयास किया गया था और विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष इनको कारावास दिया गया था। अगले हैं वीडी सावरकर। तो 1910 और 1911 में, जनवरी 1911 में इन पर आरोप लगाया गया था सरकार के विरुद्ध आक्रामक और उत्तेजनात्मक भाषण देने के लिए और हथियार एकत्रित करने और उन्हें विद्रोह के बीच वितरित करने का इन पर आरोप लगा। अब निर्णय क्या दिया गया कि इनको क्रमशः 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग ने भी उन्हें दोषी करार दिया और 10 वर्ष के लिए इन्हें अंडमान जेल भेजा गया 1911 से 1921 के बीच। अगले हैं महात्मा गांधी और शंकरलाल बैंकर। यंग इंडिया का प्रकाशन किया था इन्होंने 1922 में। तो यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजनात्मक जो लेख लिखे थे, प्रकाशित किए थे, उन पर इनके ऊपर आरोप चला था। तो इस आरोप के बाद इनको क्या निर्णय दिया गया कि 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी और 1924 में इन्हें रिहा कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, इन पर यंग इंडिया में इनकी पत्रिका है गांधी जी की, मैच करने के लिए आती है। तो इसमें इन्होंने उत्तेजनात्मक लेख लिखे थे, इनको अभियुक्त बनाया गया, इन पर केस चला गया और उनको 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगला है मेरठ षड्यंत्र, जो कि इस केस में 31 साम्यवादी भी शामिल थे। मार्च 1929 की घटना है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था और आरोपियों को अलग प्रकार के दंड दिए गए जो 3 वर्ष के कारावास से लेकर के आजीवन कारावास तक था। तो ये मेरठ षड्यंत्र याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है,
मार्च 1929। फिर भगत सिंह, तो जून 1929 में इन्हें अभियुक्त बनाया गया। सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंका था, उसका आरोप लगाया गया। और सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा था। तो आजीवन निर्वासन की सजा मिली, लेकिन बाद में इन्हें मृत्युदंड दिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं एम.एन. रॉय। 1931 से 1932 के बीच इन पर केस चला था। षड्यंत्र और राजद्रोह का आरोप लगाया गया। 12 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में इसको घटाया गया था और इसको घटा करके 6 वर्ष कर दिया गया। तो एम.एन. रॉय पर भी षड्यंत्र का केस चला था। शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और इनके INA के केस के सिलसिले में इन पर आरोप लगाया गया था 1945 में दिल्ली के लाल किले पर। तो इन्हें उकसाने वाली कार्रवाई और हत्याएं करने का आरोप लगाया गया था। इनको क्या हुआ था कि आजीवन निर्वासन की सजा को परिवर्तित किया गया था। पहले आजीवन निर्वासन की सजा दी गई थी बाद में, लेकिन जिनके भत्ते और अन्य पैसे बाकी थे उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तो याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले पर यह केस चला था INA केस के सिलसिले में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो कि केस या अभियुक्त हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न बन ही जाते हैं। इसके साथ ही हम अगली लिस्ट भी देखेंगे, ब्रिटिश शासन काल में विदेशों पर अधिकार। तो अक्सर करके ये क्रोनोलॉजी में लगाने को आता है और यहाँ से प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो अब ये भी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिए। जैसे कि नेपाल 1816 में इस पर अपना इसे शामिल कर लिया गया था हेस्टिंग के द्वारा। और अधिकार की प्रवृत्ति क्या थी, तो कुमाऊं और गढ़वाल रीजन का विलय कर लिया गया था, तब नेपाल को विलय कर लेते हैं। सिंध वाला रीजन ये मिलाते हैं 1843 में एलन बेरो के समय पर। एलन बेरो पूर्ण विलय कर लेता है सिंध का। इसी प्रकार सिक्किम का 1861 में कैनिंग द्वारा विलय किया जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, अगर सिक्किम का भारत में विलय किसने किया तो डलहौजी होगा, ये याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था तो कैनिंग हुआ था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मत भूलिएगा। भूटान का पूर्ण रूप से विलय 1865 में लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान का 1879 में लिटन के द्वारा बाह्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए विलय किया गया था। बर्मा 1885 में डफरिन के द्वारा पूर्ण रूप से विलय किया गया और मणिपुर का 1891 में लैंसडाउन के समय पर पूर्ण रूप से विलय किया गया था। और तिब्बत का 1903 में करजन के द्वारा। तो अगर अब क्रोनोलॉजी में लगाने को आएगा तो आपको ये याद रखना होगा, सबसे पहले नेपाल होगा, फिर सिंध है, सिंध के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद भूटान, अफगानिस्तान, बर्मा, मणिपुर और तिब्बत। खासकर ये भी पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय ने इसका विलय किया था, किसके समय पर हुआ था, तो भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि अक्सर प्रश्न में आपने देखा है क्रोनोलॉजी में आता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये लिस्ट आपके लिए। तो ये आज की इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपके जो भी सुझाव हैं या कमेंट हैं आप ज़रूर बताइएगा, फीडबैक देते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको और वैसी क्लासेस देने की कोशिश करती हूँ। आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा और आप पढ़ना चाहते हो, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे उसको भी इंक्लूड कर लूँगी। और पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, आप उससे अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।